तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे जो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको कहते हैं हम बजट लाइन और प्राइस लाइन। यानी कि बजट लाइन और प्राइस लाइन के ऊपर हम पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन भी कहते हैं इसको, प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंडिफरेंस कर्व जो है वो दिखाता है कि एक कंज्यूमर क्या खरीदने की विलिंगनेस है उसकी, लेकिन विलिंगनेस से हमें ये नहीं पता चलता कि क्या कंज्यूमर एक्चुअली वो उस कॉम्बिनेशन को खरीद पाएगा भी या नहीं खरीद पाएगा। इसको बताने के लिए एक नए कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बजट लाइन। यानी कि बजट लाइन या प्राइस लाइन एक तरीके से आप कह सकते हो कि गिवन इनकम में और गिवन प्राइस में कंज्यूमर कौन कौन सी गुड्स खरीद सकता है इसके कॉम्बिनेशन को दिखाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं बच्चों। हम मान लेते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है, हमने माना कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो 100 रुपीज़ है, और हम ये भी मान लेते हैं कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो 20 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ वाई जो है वो 10 रुपीज़ है। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स 20 है और प्राइस ऑफ वाई जो है वो आप कह सकते हो एक तरीके से 0 है। अब देखिए, कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिस पर हमें, देखिए दो बातें, एक तो ये है कि हमें 100 के 100 रुपीज़ खर्च करना है, दूसरा ये है कि हम 100 रुपीज़ खर्च नहीं करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सारे के सारे पैसे खर्च करेंगे, यानी कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी जहां हम पैसे को बचाएं। हमें ये बेसिकली याद रखना है। तो आपको ऐसा करना है जिसमें आपका टोटल एक्सपेंडिचर 100 रहे। तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू बता देता हूं। मान लीजिए ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपको यह याद रखना है कि हर केस में, जितने भी आप टेबल बना रहे हो, हर केस में आपका जो खर्चा होना चाहिए वो 100 ही होना चाहिए। आपके पास एक भी पैसा बचना नहीं चाहिए। ये आपका बेसिक बात ही आपको याद रखनी है। यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 100 ही होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एक्स गुड्स का जो प्राइस है वो 20 है, तो हर जगह 20 ही रहेगा प्राइस। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। और ये 10 है तो हर जगह 10 ही रहेगा। अब सिंपल शब्दों में समझें तो अगर हम ये 0 क्वांटिटी खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि हमने 0 रुपये खर्च किया एक्स पे। इस केस में वाई की हम 10 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। इसका मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 0 रुपये खर्च किया, और यहां मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 100 रुपीज़ सारा का सारा इसी पे खर्च किया है। अब सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, इसकी एक क्वांटिटी बाय कर रहे हो, यानी कि 20 रुपये के हिसाब से जब आप एक क्वांटिटी बाय करोगे तो आपके 80 रुपये बचेंगे। तो इस केस में आप 8 क्वांटिटी बाय कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आप ये 2 बाय करते हो तो 40 रुपीज़ तो आपका चला गया। 40 में से अगर आपका 60 बचेगा तो आप 6 यूनिट ही बाय कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आप 3 यूनिट ये वाली बाय करते हो, यानी कि 20 में से 3 को माइनस करोगे तो सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो 60 रुपीज़ आपने खर्चा किया। इसका मतलब आप ये 4 बाय कर पाओगे। जब आपने ये 4 बाय किया, यानी कि 80 रुपीज़ खर्चा कर दिया, तब आप ये 6 बाय कर पाओगे, 2 ओनली। और जब आप ये 5 बाय करोगे तो इसका मतलब आप ये 0 बाय करोगे। तो बच्चों यहां पर आपको ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है जहां पर आपका सारा का सारा पैसा खर्च हो रहा है, और इस सारे के सारे कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर खरीद सकता है। बच्चों इसके अलावा ऐसे बहुत सारे और कॉम्बिनेशन बनते जिन्हें कंज्यूमर इसमें खरीद सकता था। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो 0-1 आ सकता था, 0-2 आ सकता था, 0-3 आ सकता था। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते थे, लेकिन हम उन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जहां पर कंज्यूमर का सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे को जो मिल रहे हैं वो केवल 5 मिल रहे हैं। 1 2 3 4 6 मिल रहे हैं, जिसमें से पहला है कि आप 0x खरीदो 20 और 10y, और लास्ट ये है कि आप 5x खरीदो 0y। तो ये हमारे मैक्सिमम लिमिट हो गई है। तो बच्चों इन्हीं मैक्सिमम लिमिट को मिलाकर एक कर्व बनाया गया है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो बच्चों। यहां पर हमें यही कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5, और यहां पे कॉम्बिनेशन है 10 8
ठीक है 6। तो इन कॉम्बिनेशनों को जोड़कर जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं हम बजट लाइन या प्राइस लाइन। तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं बजट लाइन या प्राइस लाइन, बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब है इससे ऊपर वो नहीं जा सकता है, यानी कि इट इज द लाइन विच शो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन of two goods which consumer can buy, यानी कि कंज्यूमर कैन बाय आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जब कंज्यूमर का प्राइस गिवन है और कमोडिटी का प्राइस कमोडिटी का गिवन है और इनकम गिवन है, तो कंज्यूमर कौन कौन से खर्चे कर सकता है जब वो अपनी इंटायर मनी इनकम को खर्च कर दे, यानी कि सच एज द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मनी इनकम, यानी कि जो कॉस्ट है वो किसके बराबर आनी चाहिए, मनी इनकम के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर इस कॉम्बिनेशन की कॉस्ट भी 100 के बराबर है, यानी कि जितने भी कॉम्बिनेशन है उनकी इनकम मनी इनकम के बराबर होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन इन प्राइस लाइन बिकॉज इट शो दी प्राइस रेशियो बिटवीन टू गुड्स। तो बच्चों किस तरीके से प्राइस रेशियो शो करता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहां पे आपको बेसिकली याद रखना है कि बजट लाइन जो होती है वो ऐसे कॉम्बिनेशनों को मिलाकर बनाई जाती है जहां पर कंज्यूमर अगर अपनी सारी की सारी इनकम खर्च कर दे तो वो एक्स गुड्स और वाई गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। तो जैसा कि हमने आपको एग्जांपल से समझाया था, कंज्यूमर केवल 2 ही गुड्स का यूज करता है। बात करते हैं बच्चों स्लोप ऑफ बजट लाइन की। देखिए बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप एक बार इसकी इक्वेशन देख लीजिए। इक्वेशन कहती है कि m इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। जैसे मैं यहां लिख देता हूं m इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, ठीक है, ये हमने कॉम्बिनेशन ले लिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 100 रुपीज हमारे पास है और प्राइस जो है वो 20 है क्यू एक्स का और 10 है वाई का। अगर हम ये मान लें, अगर सपोज करो हम ये मान लें कि हम सारे के सारे पैसे एक्स पे ही खर्च करेंगे, वाई पे कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, अगर हम ये मान लें तो इसका मतलब है हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यू एक्स इक्वल टू एम अपॉन पी एक्स, ठीक है जी, एम अपॉन पी एक्स हो जाएगा हमारा, क्यू एक्स इक्वल टू एम अपॉन पी एक्स। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 है हमारा मनी इनकम और प्राइस है 20, तो हम कितनी यूनिट बाय कर सकते हैं, 5 बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ वाई की अगर हम बात करें, केवल हम क्वांटिटी ऑफ वाई बाय करें केवल और केवल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 10 को डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 10, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम और मैक्सिमम लिमिट है। तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो यहां पे हम लिख लेते हैं वाई गुड्स, यहां पे लिख लेते हैं एक्स गुड्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कंज्यूमर एक्स की मैक्सिमम 10 और वाई की मैक्सिमम 10 और एक्स की मैक्सिमम 5 खरीद सकता है, तो इसके कॉम्बिनेशनों को जोड़कर जो कर्व बनता है इसी को बोलते हैं बच्चों बजट लाइन। बच्चों बजट लाइन के स्लोप की बात करें स्लोप की बात करें तो देखिए अगर हम इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी, तो स्लोप क्या का फार्मूला बनेगा इसका कि हमारा जो है ना हिस्सा ओ ए, ये ओ ए ये वाला अपॉन ओ बी, ये इसका स्लोप है। आप चाहो तो इसको ये भी कह सकते हो कि ओ कैसे लिख लेगा, एम अपॉन प्राइस ऑफ वाई, क्योंकि एम को प्राइस ऑफ वाई जैसे कि हमने यहां पे लिखा हुआ है उसको डिवाइड करके निकाला है ओ ए। इसी तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एम अपॉन पी एक्स, तो ये हम लिख सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हम इसको जब सॉल्यूशन करने बैठे, मान लीजिए अगर हम सॉल्यूशन करने की बात करें तो हम सिंपल तरीके से इसको ये लिख सकते हैं पी वाई, अब ये उल्टा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पी एक्स अपॉन एम। अब एम से एम कैंसिल हो गया तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि पी एक्स अपॉन पी वाई। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का साइन तो हम इसके लिए दिखाते हैं क्योंकि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। और किसके बराबर है इसका स्लोप, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। जैसे कि इस केस में अगर आप निकालोगे स्लोप तो प्राइस जो है वो 20 है और 10 है, तो जो आपका स्लोप आएगा वो 2 आएगा। तो बच्चों कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, हालांकि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप सब बच्चों को कराने वाले हैं आने वाले वक्त में। द स्लोप ऑफ बजट लाइन रेफर टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ विच वन वाई गुड्स दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर वो वाई की इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कंज्यूमर एक्स की एक कमोडिटी को बढ़ाना चाहता है तो उसको वाई की दो कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पी एक्स अपॉन पी वाई स्लोप का मतलब है कि अगर वो एक्स की एक क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहता है तो उसको y की दो क्वांटिटी का डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि ये हिस्सा जो है, अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये स्लोप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये 2 के बराबर है। यानी कि एक को बढ़ाने के लिए आपको 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हर जगह पे। तो बच्चों ये हमारा स्लोप का कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इक्वेशन के बारे में भी हमने क्लियर कर लिया, इक्वेशन क्या बनेगी, और स्लोप के बारे में भी क्लियर कर लिया कि स्लोप किस तरीके से निकाला जाता है। इसके अलावा बच्चों इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए, फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। सबसे पहला फीचर ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप का क्या मतलब है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है कि अगर आप x की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो आपको डेफिनेटली y की क्वांटिटी को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में मनी इनकम गिवन है। गिवन मनी इनकम में अगर आप x की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली आपको y की क्वांटिटी को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा होगा ही नहीं। तो बच्चों ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। इसके अलावा हम बात करते हैं शिफ्ट ऑफ बजट लाइन की। देखिए बजट लाइन की शिफ्ट की बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी इनकम का लेवल है, ये वाला देखिए, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पे हम लिख लेते हैं एक्स गुड्स और यहां लिख लेते हैं वाई गुड्स, और हमने माना था कि 100 हम 10 खरीद पा रहे हैं वाई और 5 खरीद पा रहे हैं एक्स, जबकि हमारी इनकम कितनी है, इनकम हमारी 100 है, पी एक्स जो है वो 10 है, सॉरी 20 है, और पी वाई जो है वो 10 है। ये हमने एज्यूम किया था। अब मान लीजिए कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, इनकम जो है वो बढ़कर 120 हो जाती है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कंज्यूमर पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद पाएगा, एक्स की भी और वाई की भी, यानी कि एक्स की भी पहले से ज़्यादा खरीद पाएगा और वाई की भी पहले से ज़्यादा खरीद पाएगा। लेकिन इस केस में जो स्लोप है वो चेंज नहीं हुआ, स्लोप रिमेन सेम। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी पी एक्स अपॉन पी वाई जो है वो 2 ही बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम में चेंज होता है तो इनकम में चेंज होने से अगर इनकम इंक्रीज होती है तो जो हमारी प्राइस लाइन है वो पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, लेकिन कंज्यूमर की जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो रेशो है, जो प्रपोर्शन है, उसमें किसी भी तरीके से चेंज नहीं आएगा। वहीं अगर इनकम मान लीजिए घटकर हो जाती है 80 रुपीज तो कंज्यूमर पहले से कम बाय करेगा, लेकिन स्लोप इस समय चेंज नहीं होगा। तो 2 बातें आपको याद रखनी है बच्चों इस केस में। नंबर 1, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो जो बजट लाइन है वो पैरेलली ऊपर चली जाएगी, इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन पैरेलली नीचे चली जाएगी। क्योंकि पैरेलली नीचे गया है इसलिए किसी भी तरीके से जो स्लोप है वो चेंज नहीं होगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। इसका मतलब है कंज्यूमर इनकम इंक्रीज विद द सेम प्राइस एंड बोथ गुड्स बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स टू राइट, और अगर टू द शिफ्ट ऑफ पैरेलल बट द स्लोप ऑफ रिमेन सेम। ऑन द अदर हैंड अगर इनकम घटती है तो स्लोप चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा चेंज इन प्राइस, अब प्राइस में चेंज हो गया किसका, एक्स का। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि इनकम हमारी उसी तरीके से 100 है, पी एक्स उसी तरीके से 20 मान लेते हैं, पी वाई 10 मान लेते हैं, और ये हमारा एक बजट लाइन बन गया। ये लीजिए बजट लाइन बन गई, ये 5 है, ये 10 है। अब यहां पे मान लीजिए हम लिख लेते हैं एप्पल, चलिए एक्स ही मान लेते हैं, आपको कंसेप्ट ही तो समझाना है। ये वाई गुड्स है। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर की जो प्राइस है एक्स का वो बढ़कर 25 हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसा कि हमने आपको बताया था m अपॉन पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स आएगा। इसका मतलब 100 में से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो अब मैक्सिमम जो रहेगा वो 4 रहेगा, जबकि प्राइस ऑफ वाई चेंज नहीं हुआ है इसलिए किसी भी तरीके से चेंज नहीं आएगा कुछ। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बजट लाइन है ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगी, देखिए इस तरीके से, और अब कंज्यूमर पहले से कम गुड्स खरीद पाएगा। इसी तरीके से जो बजट लाइन है अगर हम इसको नाम दे दें ए बी, तो ये शिफ्ट करके AB1 हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर ये प्राइस 10 हो जाता है, मान लीजिए 10 हो जाता है, तो इसका मतलब है 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कंज्यूमर 10 गुड्स खरीद पाएगा, तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा इस तरीके से। तो सिंपल मतलब कहने का ये है कि ये तब होगा जब फॉल होगा ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स, और ये तब होगा जब राइज होगी इन द प्राइस ऑफ वाई। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी पूरी तरीके से। नेक्स्ट बात करें तो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, यानी कि अगर मान लीजिए वाई कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है तो भी बजट लाइन शिफ्ट करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो बेसिकली पी वाई की मैक्सिमम लिमिट निकालना है तो एम को क्वांटिटी ऑफ वाई निकालना है तो पी वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए शुरुआत में वो कर रहा था 10, अब अगर मान लीजिए हम ये मान लें कि जो प्राइस है वाई का वो बढ़कर हो जाता है 20, तो वो 5 ही खरीद पाएगा, ठीक है ना। 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ये पी वाई लिख लेते हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ वाई से, तो जब आप 100 को डिवाइड करोगे, जब आप 100 को डिवाइड करोगे 20 से तो ये 5 आएगा, और अगर हम ये मान लें कि ये 5 हो गया तो ये 20 आएगा। तो सिंपल तरीके से अगर हम इसका फॉर्मूला डायग्राम बना के आपको दिखाएं तो कंज्यूमर 10 बाय कर रहा था, सॉरी पहले 5 बाय कर रहा था एक्स की और 10 बाय कर रहा था वाई की, यानी कि ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। ओके बच्चों, ये एक्स गुड्स है और ये वाई गुड्स है। अब जैसे प्राइस चेंज हुआ, किसका प्राइस चेंज हुआ, एक्स का प्राइस चेंज हुआ, वाई का प्राइस चेंज हुआ है, और इनकम सेम है, तो कंज्यूमर अगर प्राइस फॉल करता है तो कंज्यूमर ज्यादा गुड्स खरीद पाएगा, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, फॉल इन दी प्राइस। और अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ने का मतलब है कि वो इस तरफ आ जाएगा, राइस इन दी प्राइस। तो बच्चों सिंपल शब्दों में कहा जाए कि अगर एक्स गुड्स का, अगर वाई गुड्स का प्राइस फॉल करता है तो जो बजट लाइन है वो अंदर की तरफ आ जाएगी और यहाँ पे बजट लाइन बाहर की तरफ चली जाएगी। अगर वो प्राइस फॉल करता है तो राइज करता है तो अंदर की तरफ आ जाएगी बच्चों। लेकिन हमने स्लोप की बात नहीं की, स्लोप की बात और कर लेते हैं। देखिए अगर प्राइस राइज करता है एक्स का, मान लीजिए पहले जो स्लोप था वो था 20/10, यानी कि 2 प्राइस था, 2 स्लोप था। अगर एक्स का प्राइस बढ़कर 25 हो जाता है तो ये आएगा 2.5। इसका मतलब यहां पे जो स्लोप है वो बढ़ गया और यहां पे जो स्लोप है वो कम हो गया। तो आप डायग्राम के थ्रू याद रखना, मैं आपको एक अलग इमेज बना के दिखा देता हूं। स्लोप का मतलब क्या है, देखिए स्लोप क्या है, एक बार हम स्लोप देख लेते हैं। देखिए ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। अब मान लीजिए हम ए पॉइंट से बी पॉइंट है, एक ये पॉइंट है सी और एक ये पॉइंट है हमारा डी। तो अगर हम मान लीजिए एक बॉल डालते हैं, बॉल है हमारे पास में 3 बॉल हैं, एक हम यहां पे डालते हैं, एक हम इस पे डालते हैं, एक हम इस पे डालते हैं, तो सबसे तेज किस पे गिरेगा, सबसे तेज आएगा फर्स्ट इस पे आएगा, सेकंड इस पे आएगा, थर्ड इस पे आएगा। इसका मतलब जिस तरीके से हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे हमारा जो स्लोप है वो कम होता चला जाएगा। इस तरीके से बन जाए, मान लीजिए इस तरीके से, इसका मतलब इसके अंदर 0 स्लोप है, कोई स्लोप नहीं है इसके अंदर। और अगर हम इस तरीके से सीधा बन जाए तो इसका मतलब है इन्फिनाइट स्लोप है। तो बच्चों जिस तरीके से आप इस तरफ मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, आपका जो स्लोप है वो बढ़ता चला जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ये स्लोप का कंसेप्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और कंसेप्ट हमें कवर करना है, वो भी हम कवर करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट एंड बजट सेट, यानी कि बजट लाइन में और बजट सेट में क्या डिफरेंस है। हमने आपको बताया था बच्चों, एक बार हम आपको अलग से न्यूमेरिकल भी करा के दिखा देंगे इसका। फिलहाल आपको जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लीजिए, बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं इनकम की। इनकम मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल सिंपल करने के लिए मान लीजिए हमारी इनकम 40 है और प्राइस ऑफ एक्स को हम ले लेते हैं 10, और जैसे लिया था पहले 20, और प्राइस ऑफ वाई को ले लेते हैं हम
10, ये हमने सिंपल करने के लिए मान लिया है। तो हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन को बाय कर सकते हैं, एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए 0 1 0 2 0 3 0 4। इसका मतलब जो आगे है वो एक्स गुड्स को दिखा रहा है, जो पीछे वो वाई गुड्स को दिखा रहा है। इसका मतलब हम ये वाले कॉम्बिनेशन को खरीद सकते हैं सारे के सारे, यानी कि इस वाले कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट है, मैं यहाँ पे कॉस्ट भी लिख देता हूँ। 10 रुपये की कॉस्ट आ रही है, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ की है, यहाँ पे कॉस्ट 30 रुपीज़ है, यहाँ पे कॉस्ट 40 रुपीज़ है। इससे ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं। अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। हम मान लीजिए क्या करते हैं, एक एक्स खरीदते हैं तो 0 वाई हो सकता है। हम अगर एक एक्स खरीदते हैं तो 1 वाई हो सकता है। अगर हम एक एक्स खरीदते हैं तो 2 वाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस केस में हमारी जो कॉस्ट आएगी इट विल बी 20, इस केस में जो कॉस्ट आएगी इट विल बी 30। हाँ, हो सकता है। इस केस में जो कॉस्ट आएगी इट विल बी 40। ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ गया, क्योंकि 20 रुपये इस पर खर्चा किया, उस पर खर्चा किया, ये कॉम्बिनेशन बैठ गया। इसके अलावा अगर हम और कॉम्बिनेशन देखें तो 2 0 हो सकता है, लेकिन 2 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट आ गई वो 40 आ गई। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है। अब इसमें से देखिए 40 रुपीज़ किस पे खर्चा हुआ है हमारा, 40 रुपीज़ इस पे खर्चा हुआ है, एक इस पे खर्चा हुआ है 40 रुपीज़, और एक इस पे खर्चा हुआ है 40 रुपीज़। ओके बच्चों, तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम जोड़ दें, अच्छा एक और कॉम्बिनेशन बैठा सकते थे। हाँ, y 0 है। ओके, ये हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो यही कॉम्बिनेशन बेसिकली बैठते हैं, यानी कि या तो हम मैक्सिमम 4 खरीद सकते हैं इसकी और 2 खरीद सकते हैं इसकी। यानी कि ये 3 कॉम्बिनेशन को बिठाने से जो कर्व बनेगा उसको बोलते हैं बजट लाइन। और ये सारे के सारे बजट सेट है, ये सारे के सारे बजट सेट है। यानी कि बजट सेट क्या है? बजट सेट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल बंडल विच कॉस्ट मे बी लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम। यानी कि इसकी जो कॉस्ट है वो मनी इनकम के बराबर भी हो सकती है और मनी इनकम के कम भी हो सकती है, जिसे कंज्यूमर बाय कर सकता है। बंडल ऑफ बजट लाइन लाइज आइदर ऑन दी बजट लाइन और इनसाइड दी बजट लाइन। यानी कि जब हम बजट लाइन बनाते हैं तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं जो बजट लाइन से अंदर हो या इवन ऊपर भी हो। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं बजट सेट। बजट सेट और बजट लाइन में या बजट कंस्ट्रेंट वो वाले कॉम्बिनेशन होते हैं जो इसके ऊपर आते हैं, बजट लाइन के ऊपर आते हैं, उनको बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट। यानी इससे ऊपर कंज्यूमर जा नहीं सकता। इसका मतलब बजट जो सेट है इट रेफर टू ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद गिवन इनकम एंड बजट एंड प्राइस लाइन। यानी कि मनी इनकम का इक्वेशन, या तो मनी जो है वो ज़्यादा होगी, इक्वल होगी इस इक्वेशन के। ओके बच्चों, तो बेसिकली हमें याद रखना है कि बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस है। तो बजट सेट के अंदर उन कॉम्बिनेशनों को शामिल किया जाता है जिसको कंज्यूमर बाय कर सकता है अपने सारे के सारे पैसे खर्च करके, चाहे सारे पैसे खर्च हों चाहे सारे पैसे खर्च ना हो, लेकिन वो बाय कर सकता है। बजट लाइन उन कॉम्बिनेशनों को मिलाकर बनाई जाती है जिस पर कंज्यूमर अपनी सारी मनी इनकम खर्च कर देता है। इसका मतलब इस पर सारी की सारी मनी इनकम खर्च करना जरूरी है, इसलिए बजट लाइन के ऊपर ही कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप इस इक्वेशन को आप बजट लाइन की इक्वेशन कह सकते हो। तो बच्चों, इस पूरे के पूरे कंटेंट में हमने समझाया। अगली वाली वीडियो में हम आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेस पर ही डिसाइड होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप किस तरीके का होगा। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम आप बच्चों को, जब हमने फीचर आपको बताया था तब हमने आपको बताया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम आप बच्चों को इसको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इट्स रेफर टू द रेट ऑफ विच वन कमोडिटी ऑफ वाई कैन बी सेक्रीफाइस्ड विद 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। यानी कि अगर आप एक्स की एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको वाई की कितनी यूटिलिटी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिक अजम्पशन ये है कि अगर आप एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो
तो y की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है अगर आप इंडिफरेंस कर पे रहना चाहते हो। लेकिन इसके गिरने की जो स्पीड है, रेट क्या होगा, रेट, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप ऐसे लिख रहे हो xy2, इसका मतलब ये है फॉर 1 यूनिट ऑफ x, ठीक है, वी हैव टू गिव अप 2 यूनिट ऑफ y। ये इसका मतलब होता है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ MRS XY2 लिखने का मतलब है कि अगर आप x गुड्स की 1 यूनिट को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको y की 2 यूनिट को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेस पर हम किस तरीके से अपना आंसर निकालते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिलहाल आप एक बार फार्मूले पे नजर डाल दीजिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स ए बी लिखा हुआ यहाँ पे, इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे ए बी की जगह एक्स वाई लिख लेते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ वाई विलिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि कितनी वाई यूनिट्स विलिंग टू सेक्रीफाइस है, यूनिट ऑफ एक्स विलिंग टू गेन, यानी कि एक्स की गेन करने के लिए वाई का कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है। सिंपल शब्दों में हम लिखना चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हो, MRS XY का मतलब लॉस ऑफ गुड्स वाई अपॉन गेन ऑफ गुड्स एक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कंज्यूमर क्या कंडीशन में किस तरीके का बिहेवियर होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि एज कंज्यूमर मूव लोअर बर्डन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो हमारा MRS है वो डिक्लाइन करती है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चलिए मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाता हूं। पहले आपको नॉर्मली जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, देखिए ये वाला कंडीशन हमने बना देते हैं अब बच्चों के लिए। यहां पे हम लिख लेते हैं कमोडिटी, सॉरी यहां पे हम लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन, यहां पे हम लिख लेते हैं एक्स गुड्स और यहां लिख लेते हैं वाई गुड्स, और एक और कॉलम बना लेते हैं उसमें लिख लेते हैं MRS XY। ठीक है, चलिए ये हम बना लेते हैं। ओके जी, अब ये कुछ कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन, C कॉम्बिनेशन, D और E। अब बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम एक्स गुड्स की वन क्वांटिटी ले रहे हैं, 2, 3, 4। अब यहाँ पर जब हम इसको ले रहे हैं तो मान लीजिए ये 10 है, तो सबसे पहले आपको जो गिव अप करना पड़ेगा, मान लीजिए 7, 5 एंड 4, इसको नहीं ले रहे बच्चों, इसको कंसिडर आप नहीं कर रहे, ठीक है, तो इतना ही लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप MRS XY निकालोगे तो लॉस अपॉन गेन, तो लॉस को गेन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि लॉस जो हुआ है वो 3 का हुआ है अपॉन गेन 1 का, लॉस 2 का, लॉस 1 का और गेन भी 1 का। तो इस तरीके से बच्चों हम अपना MRS XY निकाल सकते हैं। यानी कि MRS XY कैसे निकालेंगे, MRS X फॉल, बिकॉज देखिए MRS फॉल कर रहा है, यहाँ पे ये MRS फॉल करता है, MRS फॉल बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही ये फॉल करता है। क्योंकि जैसे ही आप x की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, सॉरी y की क्वांटिटी को घटाते हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो है वो बढ़ जाती है, और इसकी क्वांटिटी को घटाने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x घट जाती है। इसी वजह से अब कंज्यूमर पहले से कम यूटिलिटी रिसीव करेगा अगर वो एक और एडिशनल यूनिट यूज़ करता है। यानी कि जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट यूज़ कर रहा है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट रही है, और यहाँ पे जैसे जैसे वो कम कमोडिटी कर रहा है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए वो पहले से कम सेक्रीफाइस करेगा। बच्चों एक शर्ट जो है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताने की कोशिश करूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शर्ट अगर हम लेने जाते हैं तो मान लीजिए वो 500 रुपये की आती है, तो 2 शर्ट कितने की आएगी, आप कह सकते हो 1000 रुपये की, लेकिन मैं कहता हूँ 800 रुपये की आएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शर्ट की यूटिलिटी जो है हो सकता है कि 500 रुपये के बराबर हो,
लेकिन दूसरी शर्ट की यूटिलिटी 500 रुपये के बराबर नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप एक और एक्स्ट्रा शर्ट खरीदते हो आपको पैसे का ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि अब आपके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और जो कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो वो कम इंपॉर्टेंट हो गई। इसीलिए आप दूसरी कमोडिटी तब खरीदोगे जब आपको उसके लिए 300 रुपये देने पड़े। सेम चीज़ बच्चों यहाँ पर भी लागू हो रही है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर MRS, नॉर्मली ऐसा होता है कि MRS XY यानी कि MRS जो है वो डाउनवर्ड होती है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होती है वो इस तरीके की शेप होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें जो हमारा MRS है वो कांस्टेंट हो सकता है। ऐसा तब पॉसिबल होता है व्हेन गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ऐसा पॉसिबल है। तो बच्चों किस तरीके से इस केस में ये पॉसिबल होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए X गुड्स और Y गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर आप X को इंक्रीज करते हो और Y को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम मान रहे हैं कि 1x जो है वो 2y के बराबर है, हम ये मान के चल रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास एक x है देन y है। अगर हम एक और x बाई करते हैं यानी कि 2x कर देते हैं तो हम 2 का सेक्रीफाइस करके 8 करेंगे। लेकिन इस केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है वो फॉल होगी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y राइज करेगी, ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है क्योंकि x गुड्स और y गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, यानी कि एक x 2y के बराबर है, तो कंज्यूमर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास x है या उसके पास y है। मान लीजिए कि मैं जीन्स के पैंट को और ट्राउजर को सेम प्रेफरेंस देता हूं, मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो जीन्स को बढ़ाने के जीन्स की क्वांटिटी एक और बढ़ने पर मैं ट्राउजर की क्वांटिटी कम करना चाहूंगा, सेम अमाउंट में ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए दोनों की यूटिलिटी एक ही के बराबर है। इसका मतलब जिस केस में गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती है केवल उसी केस में ये लागू हो सकता है, सामान्यतः या नॉर्मली ये लागू नहीं हो सकता। यानी कि इस केस में ही वो कंडीशन अप्लाई होती है जिस केस में इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बन के आता है, इस तरीके का बिल्कुल डाउनवर्ड। तो ये कब होता है बच्चों, आप याद रखिएगा, ये केवल तभी पॉसिबल है जब गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो। तो वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इंडिफरेंस कर्व में भी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो हमने समझ लिया था ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल MRS। इसके अलावा MRS जो है अगर वो कांस्टेंट है, MRS कांस्टेंट रहती है, तो जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि मैंने आपको बच्चों यहाँ समझा दिया है। इसके अलावा एक और कंडीशन हम ले लेते हैं जिसमें इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉनकेव होगा। देखिए, कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से हो सकता है। कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होता है, इस शेप का। हालांकि ये हाइपोथेटिकली गलत है, लेकिन अगर हम ये मान के चल लें कि दोनों ही गुड्स इकोनॉमिकल बैड हैं, इकोनॉमिकल बैड गुड्स, और यहां पे भी इकोनॉमिकल बैड गुड्स, तो उस केस में इस तरीके की शेप होती है कॉनकेव। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x की सेम अमाउंट बढ़ाने के लिए आप y का जो सेक्रीफाइस है वो ज़्यादा करने को तैयार हो जाओगे। यानी कि अगर हम ये माने कि x की क्वांटिटी है 1 2 3 4, तो जो y की क्वांटिटी है मान लीजिए पहले 10 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है, तो इस तरीके की जो शेप आएगी वो कॉनकेव आएगी। और ये तभी होता जाए जब इकोनॉमिकल बैड गुड्स होती है। जैसे कि यहां पे मैं लिख दूं गार्बेज और यहां पे पॉल्यूशन, तो उस केस में अगर आप इंडिफरेंस कर्व बनाओगे तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस तरीके का होगा, यानी कि एक्सेप्शंस केस है। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक्सेप्शंस कभी आपसे पूछ रहा है, हालांकि मैं आपको डिटेल में नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं कराऊंगा भी एक टॉपिक। तो इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का भी हो सकता है अगर गुड्स जो है वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हों, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की और ये ही पूरा का पूरा टॉपिक है। तो बेसिकली अगर आपको याद रखना है कि MRS XY उस रेट को दिखाता है जिस रेट पर किसी भी
एक गुड्स को पाने के लिए दूसरी गुड्स को सेक्रीफाइस किया जाता है। तो अगर आपका सेक्रीफाइस इंक्रीज कर रहा है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि लगातार आप सेक्रीफाइस को बढ़ा रहे हो, इस तरीके का, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एमआरएस। कांस्टेंट है आपका सेक्रीफाइस तो इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बनेगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एमआरएस। लेकिन आमतौर पर ऐसा ना होने के बाद इस तरीके का इंडिफरेंस होता है जो डिमिनिशिंग एमआरएस को दिखाता है। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।